हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमने इसकी पहले वाली वीडियो में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी जानने से पहले तो थोड़ा सा देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन, फिर आते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन, सबसे पहला बात हम लोगों ने इसके बारे में ये सीखा, ओबे द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का पालन करता है। दूसरा हम लोगों ने इसके बारे में सीखा कि जो डेल्टा भी है मिक्सिंग, मतलब चेंज इन जो वॉल्यूम होता है वो शून्य होता है। तीसरी बात जो हम लोगों ने सीखा कि जो ऊष्मा का उत्सर्जन या जो अवशोषण होता है यह भी होता है जीरो। और चौथी बात जो हम लोगों ने सीखा कि घटकों के बीच में जो बल लगता है वही बल जो है बिलियन के अणुओं के बीच में लगता है। ये चार बिंदु को हम लोगों ने सीखा आइडियल सॉल्यूशन में। आज का टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जाहिर सा है कि जो विलियन राउल्स लॉ का पालन करता है वो आदर्श विलियन कहलाता है। तो जो विलियन राउल्स लॉ का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलियन कहलाएगा। तो इसका जो डेफिनेशन दिया जाता है, दैट सॉल्यूशन which does not obey the Raoult's law is called non आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी में अगर कहें हम लोग, वह विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलियन कहलाता है। अनादर्श। एक और बात ध्यान रखना है कि राउल्ट के नियम का पालन अनादर्श विलियन किसी भी सांद्रता पर नहीं करता। न सांद्रता ज्यादा होने पे न कम होने पे। अनादर्श विलियन किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। चाहे सांद्रता कुछ भी हो, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो अब हमें समझना है कि आखिर वो कौन सा ऐसा विलियन है जो अनादर्श विलियन है। तो फिर इसका आंसर नहीं छुपा हुआ है। जो आप देख रहे हैं कि डेल्टा वेव मिक्सिंग अगर है जीरो तो आइडियल सॉल्यूशन है। तो यहां पर जो शर्त है अनादर्श विलियन के लिए शर्त, condition
फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है? फर्स्ट आपका पहला हो जाएगा डेल्टा भी जो मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या हो जाएगा? डेल्टा एच जो मिक्सिंग है ये भी नॉट इक्वल टू जीरो। और थर्ड क्या हो जाएगा कि जो घटकों के बीच में जो बल लग रहा है, घटकों के अणुओं के बीच में, वो आपस में बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिएगा कि ये विलयन कैसा है? अनादर्श। तो याद रखिएगा ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीनों अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग, इसका मतलब कि घटकों को आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो उनका आयतन होगा घटकों के आयतन के बराबर नहीं होगा। अगर इसको एक लाइन में इसको समझाने की आपको मैं कोशिश करूं तो हमने आपको दिखाया था, मान लीजिए घटक A है और ये 100 ml है। एक दूसरा घटक है और ये B है, ये मान लीजिए कि 50 ml है। तो नियम के हिसाब से आपने आदर्श विलयन में पढ़ा कि मिला देंगे तो ये भी जब इसमें आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 150 ml, ज्यादा न कम, तो आदर्श विलयन। लेकिन ये कह रहा है कि 150 ml से या तो थोड़ा ज्यादा होगा या कम, ml से या तो अधिक या कम होगा, तभी चल के ये अनादर्श विलयन होगा। अगर हम लोग दूसरी बात समझें अगर हीट के बारे में, तो मान लीजिए कि ये घटक A है, इसकी ऊर्जा जो है H1 है, इसमें घटक B मिला है, इसकी हीट जो हमारे की H2 है, ये AB है विलयन, ये मान लीजिए H3 है। तो आदर्श विलयन के लिए क्या होता कि इसके जब इंथैल्पी में से घटाए, इसको तो जीरो आ गया, लेकिन कह रहा है कि यहाँ H3 माइनस कर देगा H1 प्लस H2 तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब या तो ये जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। तो आप समझ गए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो राउल्ट लेव का पालन न करे। अगर नहीं करता है तो अनादर्श विलयन, कर दिया तो आदर्श विलयन। कितना सिंपल है ना, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। अब हम जानेंगे कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार का होता है, तब तक आप इसको नोट करें। तो आइए समझते हैं अनादर्श विलयन कितने प्रकार का होता है। इसके लिए आप ऐसे समझिए कि आपके पास ये आदर्श विलयन के लिए एक रेखा है, ये आदर्श विलयन का पाथ है, आइडियल सॉल्यूशन, ये आदर्श विलयन के लिए। तो कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता, आप जानते हैं। और अनादर्श विलयन तो वैसे भी रॉल्ट लॉ का पालन करता नहीं। तो जो भी रॉल्ट लॉ का पालन करेगा अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, वो इस रास्ते पे चलेगा। लेकिन इस रास्ते पे कोई तो चल नहीं रहा है, तो विलयन या तो इसके ऊपर से गुजरेंगे या नीचे से गुजरेंगे। आप ऐसे समझिए, इससे समझने के लिए कि हमने कहा कि विद्यार्थी को 8 घंटा पढ़ना चाहिए और कोई भी विद्यार्थी 8 घंटा नहीं पढ़ता है। इसका अर्थ हुआ कि 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं, या तो 8 घंटा से ज्यादा पढ़ते हैं या 8 घंटा से कम पढ़ते हैं। तो अगर पढ़ने को मेरिट कहते हैं तो 8 घंटा से ज्यादा वाला पढ़ा और ज्यादा पढ़ा तो ज्यादा बेहतर कहलाएगा, ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा। और 8 घंटा से जिसने कम पढ़ा वो उम्मीद से क्या होगा, कम सफलता प्राप्त करेगा। तो इसको कहते हैं डेविएट हो गया, इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। और इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन। धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन,
इस तरह से अनादर्श विलयन हो गए दो प्रकार के, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो आपको आ सकते हैं जो विलयन हो गए अनादर्श विलयन, ये विलयन हो गए दो तरह के, कौन कौन? तो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, और दूसरा क्या हो गया? ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, विलयन विथ पॉजिटिव डेविएशन और विलयन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो हम लोग का टॉपिक हो गया पहला, फर्स्ट जो टॉपिक हो गया धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। तो किसे कहेंगे? तो वह विलयन जिस विलयन का वाष्प दाब हाइपर प्रेशर राउल्ट के नियम से जो अनुमानित वाष्प दाब होता है उससे ज्यादा हो जाए। एक बार फिर से सुनिए, कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिस विलयन का जो वाष्प दाब होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, उस राउल्ट्स लॉ से जो अनुमान लगाया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, उससे भी ज्यादा हो गया, तब उसका नाम होता है अनादर्श विलयन। वही बात है कि हमने सोचा कि आप 80% मार्क्स लाएंगे और आपने 85% मार्क्स ला दिया, तो हमारे 19 से ज्यादा लाया आपने, तो ये हो गया आपका धनात्मक विचलन। तो डेफिनेशन है वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अनुमानित वाष्प दाब के अपेक्षा अधिक उसे धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। कि जो आपने अनुमान लगाया कि वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए, उससे भी ज्यादा वेपर प्रेशर हो गया, तो उसका नाम हो गया धनात्मक विचलन वाला। अब इसके लिए क्या कंडीशन है? तो इसके लिए जो शर्त है, जो कंडीशन है, यहां पर भी इसी तरह के जैसे आदर्श विलयन के लिए हम लोगों ने लिखा, तो यहां पर ध्यान देना है कि जो डेल्टा भी मिक्सिंग है वो है ग्रेटर देन 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा भी जो मिक्सिंग है वो पॉजिटिव है। सेकंड हो गया कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, आप इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और तीसरा जो है FAA के बीच जो बल लगा वो बिलियन के अणुओं के बीच से बड़ा हो गया, ज्यादा प्रबल हो गया। और FBB भी जो है ये भी बड़ा है
ए बी से। हमें इसको समझना होगा इसका क्या अर्थ हुआ, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये पहला जो आपके पास ये मान लीजिए कि 50 ml कोई घटक ए है, आपने घटक बी लिया एक, और ये भी 50 ml ही है, और दोनों मिलाए तो होना चाहिए 50-50 100। तो कल्पना करिए कि जो ए बी है ये मिल करके 105 ml हो गया। तो ये देखिए जो बिलियन का जो आयतन हो गया वो ज्यादा हो गया। तो इस तरह से इस तरह के जो बिलियन होंगे उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, इसका आयतन जो है वो बढ़ जाएगा, और इंथैल्पी का जो मान होता है, ऊष्मा हीट जो होता है, वास्तव में ये थोड़ा सा ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, मतलब इसका ऊष्मा बढ़ जाता है। इसे हमें समझना होगा कि अंतर आणविक बलों के आधार पर इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप इसको नोट करिए और हम समझते हैं कि ये अंतर आणविक बलों के बारे में। तो ये देखिए वो घटक ए है और इसके अणुओं के बीच जो बल लगा वह F A है। आपके पास एक और अणु है, कोई घटक है बी, इसके अणुओं के बीच जो बल लगता है वो F B है। ये दोनों प्योर स्टेट में है, शुद्ध है। प्योर है और ये भी बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। इस दोनों को मिला करके आपने एक सॉल्यूशन बना दिया। ये हो गया बिलियन, और बिलियन के अणुओं के बीच जो बल लगा A B लगा। तो जो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श बिलियन कहता है वो ये कह रहा है कि जो बिलियन के अणुओं के बीच में जो लगने वाला अंतराण्विक बल है वो घटकों के अणुओं के बीच में लगने वाले अंतराण्विक बल से ये दुर्बल है, और दुर्बल होने के कारण ये ज्यादा वाष्पशील है। तो लिखेंगे बिलियन के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल शुद्ध घटकों के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक बलों के अपेक्षा दुर्बल है। मतलब जो दुर्बल होता है, जो बिलियन के अणु हैं इनके बीच में जो बल लग रहा अंतराण्विक बल वो दुर्बल बल है, और जो शुद्ध घटक के अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल है वो प्रबल बल है। अब यहां पर एक चीज समझिए कि अणुओं के बीच में जो बल लग रहा दुर्बल है, इसका मतलब वो ज्यादा वाष्पशील है। किसके तुलना में? तो शुद्ध विलायक के तुलना में या शुद्ध घटकों के तुलना में। शुद्ध घटकों के तुलना में धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन अधिक क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। अधिक वाष्पशील होते हैं।
इसका मतलब इनका वाष्प दाब क्या है, तो है ज्यादा है। अतः इनका वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। अब मैं आपको वाष्प दाब और क्वथनांक के बारे में एक बात बताऊंगा। जिस पदार्थ का, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, जिस पदार्थ का वाष्प दाब अधिक होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो कम होता है। हायर द वेपर प्रेशर लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना होगा आपको। हायर द वेपर प्रेशर lowering the boiling point। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर विलयन का ज्यादा वाष्पशील है, ज्यादा वाष्प दाब होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन का जो क्वथनांक होता है वो घटकों की अपेक्षा में क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए लिख सकते हैं धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक शुद्ध घटकों के अपेक्षा अधिक होता है। और सॉरी, धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन का बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध घटकों की अपेक्षा कम होता है, अधिक नहीं कम होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर इनका क्या होता है, ज्यादा होता है, और वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो इनका क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्यों जो धनात्मक विचलन वाले दिखाने वाले अनादर्श विलयन हैं उनका वाष्प दाब ज्यादा क्यों हो रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर बहुत सारा उदाहरण देते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इसे समझने के लिए। आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और इसमें आपने मिला दिया एसीटोन। एसीटोन वास्तव में डाइमिथाइल कीटोन को कहा जाता है एसीटोन। तो क्या हो रहा है, यहां देखिए, ये हो गया आपका H, एक अणु से इस तरह के दूसरे अणु होंगे, आपको पता है कि ये डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। इसी तरह से दूसरा अणु ये डेल्टा प्लस O C2H5 इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा डेल्टा माइनस। आपको पता है कि ये है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब इथाइल अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन कार्य कर रहा है, जिसके वजह से ये कम वाष्पशील होता है। अब आप इसमें डाल दिए कौन सा चीज, एसीटोन मिला दिए। तो जब आपने इसमें डाला एसीटोन, जैसे एसीटोन पड़ा यहां पर, ये एसीटोन मान लीजिए कि आया, तो जैसे इसमें एसीटोन आया इस बीच में जो हाइड्रोजन बंधन को तोड़ देता है या उसे दुर्बल कर देता है। तो जैसे बीच का बंधन कमजोर होगा, ज्यादा वाष्पशील होगा,
मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि विलयन बनाने के बाद ये ज्यादा वाष्पशील कैसे हो गया। तो ये दो अणु थे, उनके बीच में एक आ गया तीसरा अणु जो इनके बीच में लगने वाले हाइड्रोजन बंधन को क्या करता है, कमजोर कर देता है। आप ऐसे समझिए, बचपन में आपने बहुत बार चुंबक से खेल खेला होगा। आपके पास एक चुंबक है और ये नॉर्थ पोल है, एक चुंबक आपके पास और भी है, इसमें साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। आपने क्या किया, बीच में एक लकड़ी डाल दिया, ये वुड हो गया। अब बताइए कि जितना बल से ये खींच रहा था, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, वो घटा कि बढ़ा? ऑब्वियसली एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप निश्चिंत भाव से कहेंगे कि वो घट गया। यहां पर बिल्कुल वही हो रहा है, ये अणुओं के बीच में एक तीसरा पदार्थ आ जा रहा है और बीच के बंधन को क्या कर दे रहा है, कमजोर कर दे रहा है, और इसी वजह से इसका वाष्पदाब क्या कर बढ़ जा रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन हैं, उनके अणुओं के बीच में जो दूसरा पदार्थ आता है वह उनके अंतराणु बल को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। अगर लिखें हम लोग यहाँ पर, तो C5OH के अणु के बीच H बॉन्ड बना रहता है, बना रहता है। एसीटोन H बॉन्ड के बीच आता है, बीच आ जाता है और उसे क्या करता है, दुर्बल बना देता है या तोड़ देता है, उसे दुर्बल बना देता है या तोड़ देता है, और जिसके कारण क्या हो जाते हैं, विलयन ज्यादा वाष्पशील हो जाते हैं। अतः विलयन अधिक वाष्पशील हो जाता है। वाष्पशील हो जाता है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि क्यों विलयन बनाने के बाद पदार्थ ज्यादा वाष्पशील हो गया। क्योंकि जैसे विलयन बना तो विलायक के जो कण थे उसके बीच में एक दूसरा पदार्थ आ गया और विलायक के अणुओं के बीच में लगने वाले अंतराणु बल को क्या कर दिया, दुर्बल बना दिया। इसके बाद आप इसे नोट करें तो मैं कुछ उदाहरण बताने वाला हूं अनादर्श धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बोर्ड पे कुछ हमने धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल लिखा हुआ। आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड को मिला दीजिएगा तो धनात्मक विचलन। एसीटोन अभी मैंने लिखा हुआ था CH3 डबल बॉन्ड, CH3 का इसका नाम एसीटोन है, और कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब होता है CH2। उसी तरह से एसीटोन का वही मतलब CH3 और प्लस क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मतलब हो गया C2H5OH। मैं सब का अनुसूत्र लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एसीटोन तो आप समझ ही चुके हैं, CH3 डबल बॉन्ड को CH3 और प्लस बेंजीन, बहुत पहले से आपको याद है, फिर भी लिख देता हूं C6H6। इथाइल अल्कोहल और वाटर, इथाइल अल्कोहल हो गया ये C2H5OH प्लस H2O, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर तो CH3OH प्लस H2O, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा CHCl3, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, बेंजीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड समझिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉल्यूइन।
तो CCl4 और टॉल्यूइन भी हमने आपको पहले बताया हुआ है, इसी को टॉल्यूइन कहा जाता है। यहाँ पर बोरिक कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन है। तो आप यहाँ ये कुछ एग्जाम्पल है उसको समझे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये है कि आपके पास मान लीजिए कि वाटर है, H2O है, और आपके पास एक और पात्र है, उसमें आपने वाटर और इथाइल अल्कोहल ले लिया, H2 प्लस C2H5OH ले लिया। मान लीजिए कि आपने ये बिल्कुल पानी और ये बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में लिया और इसको आपने गर्म किया, हीट कर दिया आपने, इसको भी हीट किया। ध्यान से सुनिएगा, दोनों को उबलने तक गर्म किया आपने। तो अब जब दोनों उबलने लगा, कल्पना करिए कि दोनों में आपको हाथ डालना 10 सेकंड के लिए रखना है। ये उबल रहा है, उबल रहा है, आपने इसमें हाथ डाला, डाल के छोड़ दिया। 10 सेकंड के बाद आपका दोनों हाथ जला हुआ है। अब ये देखना है कि क्या दोनों हाथ बराबर जला हुआ है कि कोई ज्यादा और कोई कम जला हुआ है। क्या आपका कहता है कॉमन सेंस, क्या दोनों बराबर जला हुआ है कि कोई कम और अधिक जला हुआ है? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप इसके बारे में स्वयं विचार करिए और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या दोनों बराबर जला हुआ है कि कोई कम और अधिक जला हुआ है। अब इसके बाद है नेगेटिव विचलन वाला जो होता है, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, हम लोग उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इसे नोट करें। अब हम लोग का टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। तो वही परिभाषा, अगर ऋणात्मक समझे हैं तो ऋणात्मक भी आप समझ चुके हैं। बिल्कुल वही परिभाषा रहेगा कि वह विलयन जिस विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से अनुमानित वाष्प दाब की अपेक्षा कम हो जाए। ज्यादा होने पर धनात्मक विचलन और कम होने पर ऋणात्मक विचलन। उम्मीद करते थे कि आप 75% मार्क्स लाएंगे और आपने मार्क्स लिया 40%। इसका मतलब कि आपने ऋणात्मक विचलन दिखाया। तो परिभाषा लिखेंगे, वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के, वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अनुमानित वाष्प दाब की अपेक्षा कम होता है उससे ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन करते हैं। ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन करते हैं। अब आते हैं इसके लिए क्या कंडीशन है। तो अगर इसके लिए हम उस शर्तों की बात करें तो बिल्कुल उसी तरह से कहेंगे। पहला तो शर्त ये होगा कि डेल्टा जो भी है मिक्सिंग, उसका मान होगा नेगेटिव। अगर दूसरे शर्त की बात करें तो डेल्टा H जो मिक्सिंग है इसका भी मान नेगेटिव होगा। तीसरा की बात करें तो FAA घटक के अनुरूप में लगने वाला बल ये दुर्बल होगा किससे, तो विलयन से, AB। साथ ही साथ B
बीज जो होगा यह भी दुर्बल होगा विलयन के अणुओं से। इसका मतलब कि ये कम वाष्पशील है। विलयन जो होता है, ऋणात्मक विचलन वाला जो विलयन होगा वो कम वाष्पशील है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच लगने वाला बल ज्यादा प्रबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिख सकते हैं, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन घटकों के अपेक्षा क्या होता है, तो कम वाष्पशील होता है। घटकों के अपेक्षा कम वाष्पशील होता है। क्यों कम वाष्पशील होता है? क्योंकि जो विलयन के अणुओं के बीच है वो बल ज्यादा प्रबल है विलायक अणुओं के बीच, क्योंकि विलयन के अणुओं के बीच अधिक प्रबल अंतराण्विक बल कार्य करता है, किसके अपेक्षा? शुद्ध विलायक की अपेक्षा। शुद्ध विलायक की अपेक्षा। अब देखिए, तो यहाँ पर ठीक उसको उल्टा हो गया। जो विलयन है ना, उसी के अणु के भी ज्यादा प्रबल बल कार्य करने लगा। तो अब बताइए कि जो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होंगे, उनका जो क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो शुद्ध विलायक से ज्यादा होगा कि कम? निश्चित रूप से उसके वेपर प्रेशर क्या है? कम है। और वेपर प्रेशर कम है तो निश्चित रूप से क्या होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का क्वथनांक बीपी बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ये ज्यादा वाष्पशील है और इसीलिए वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि विलयन का वेपर प्रेशर विलायक की अपेक्षा कम होता है। इसका मतलब जो जितना ही कम वेपर प्रेशर जिसका जितना ही कम होगा उसका क्वथनांक उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हमें फिर वही बात हमें करनी है कि क्यों यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ पर ठीक उसके अपोजिट होता है कि जो घटक के अणु जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में एक नया बंधन बन जाता है। जस्ट इसका अपोजिट सोच सकते हैं आप। एक उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि ये एसीटोन है, या क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं हम लोग, CH और एसीटोन। इनको आपने आपस में मिला दिया तो देखिए जरा हुआ क्या। ये Cl और ये H हुआ, ये डेल्टा प्लस, और ये हो गया आपका एसीटोन।
आपको कोई बंधन नया बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये देखिए, जब बिलियन में था तो ये बिलियन से पहले जब था शुद्ध विलायक रूप में दोनों अलग अलग था। जैसे आपने इसको मिला दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये H बॉन्ड बना, और H बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो स्वाभाविक तौर ये कम वाष्पशील होंगे। कम वाष्पशील होंगे तो निश्चित रूप से इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा बस 2 लाइन एग्जाम्पल लिख देने, जगह नहीं बोलते हैं तो लिख देता। अब इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अंत में ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लें। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। क्लोरोफॉर्म का आपको सूत्र मैंने अभी बताया, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। बेंजीन जानते हैं बहुत पहले से। डाई इथाइल ईथर जो होता है ना, डाई इथाइल ईथर C2H5 O C2H5, ये 11 क्लास के ऑर्गेनिक हम लोगों ने पढ़ा था। एनिलीन है उसी तरह से। एसिटिन जानते हैं, एनिलीन इसे आप कहते हैं। और नाइट्रिक एसिड HNO3 हाइड्रोक्लोरिकम HCl आप जानते हैं। वाटर का आपको अणुसूत्र याद है। इस तरह से हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का तो कोई सब डिवीजन नहीं था, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 प्रकार के हो गए। धनात्मक विचलन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन और ऋणात्मक विचलन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस तरह से हमने दोनों को पढ़ा। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो। अगर किसी तरह का आपको कोई समस्या है तो जरूर कमेंट में बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक में आपके कमेंट्स का जवाब दूं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।